आज हम करेंगे ये वाला क्लास 10th का फिगर नंबर 9.3। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, एग्ज़ाम में बहुत इजी तरीके से कैसे बनाया जाए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो अभी मैं डोमिनेंट को डी से डिनोट कर रहा हूँ और रेसेसिव को जो है आर से डिनोट कर रहा हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको इसके जो है नाम की पूरी स्पेलिंग पता होगी। शुरू करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स जब भी लिखेंगे हम, ऐसा जो हमारे मेंडल अंकल थे, जो यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये मेंडल अंकल है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि आप जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करोगे, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइट ऑफ पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट क्यों चुना था, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स को मेंडल अंकल ने क्या कहा था कि आप जब भी डोमिनेंट जीन्स जो है या कैरेक्टर है, उनको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। तो सपोज़ हम हाइट जो है टॉल होती है, तो हम उसे डिनोट कर लेते हैं कैपिटल टी से, ठीक है ना। और इसके आगे हम लिख देते हैं कि ये टॉल है ना। तो जिससे कि हमें याद रहे कि डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है वो इधर हाइट के अंदर कौन सा है, टॉल। उसके बाद हम रेसेसिव की बात करेंगे, तो रेसेसिव के अंदर जो रेसेसिव कैरेक्टर रहता है वो होता है डॉर्फ। क्या होता है, डॉर्फ। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एक बात ध्यान रखना, मेंडल अंकल ने कहा था कि आप जो भी कैरेक्टर फर्स्ट उसमें ले लिया है आपने, यानी कैपिटल टी हमने यहाँ पे लिया है, तो आप उसका स्मॉल वाला वर्ड जो है और स्मॉल वाला जो लेटर है उसको आप रेसेसिव में लिखोगे। यानी आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने मन से चेंज नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इजी रहेगा कि कौन सा जो है अपना डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। तो अभी हम होमोजाइजस की डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोजाइजस क्या होता है, होमोजाइजस होमोजाइजस वो होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है सिमिलर पेयर्स रहते हैं, सिमिलर एलिल्स रहते हैं। एलिल्स यानी जो जीन्स होता है, जीन का जो सेट होता है, हम उसे एलिल्स कहते हैं। यानी कि जब व्हेन टू पेयर्स ऑफ व्हेन द टू पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं व्हेन पेयर्स ऑफ फैक्टर। और मेंडल अंकल ने फैक्टर को, यानी आज के ज़माने में हम कहते हैं उसे जीन, उसे उन्होंने उस समय फैक्टर से कहा था। अगर आपको आ जाए कि आप इसका डोमिनेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, डोमिनेंट फैक्टर्स यानी डोमिनेंट जीन क्या होते हैं। जो भी फैक्टर है वो दोनों कैसे हो, वो दोनों हो सिमिलर हो, यानी एक जैसे हो। एक जैसे हो यानी क्या, जैसे हमने यहाँ डोमिनेंट लिया था टी, सिमिलर यानी टी टी यानी कैपिटल टी, यानी दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स। और जो हमारा रेसेसिव है वो हमने स्मॉल टी लिया था, यानी छोटा टी लिया था। तो वो कैसा होगा, वो हमारा होगा दोनों उसके अंदर, यानी जब भी ऐसे दो जीन, यानी दो हमारे जो टी और टी है जब सेम होंगे, हम उसे उस कंडीशन को क्या कहेंगे, होमोजाइजस। अब हेट्रोजाइजस क्या होता है, हेट्रोजाइजस हेट्रोजाइजस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर दो पेयर में से कोई सा भी एक एक जो कैरेक्टर है वो शॉर्ट हो, यानी दोनों डिसिमिलर हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी ऊपर वाला होमोजाइजस के अंदर वो सिमिलर थे, यानी दोनों कैपिटल टी होंगे या फिर दोनों स्मॉल टी होंगे। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ पे जो है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिख दें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ तक लिख लिया, व्हेन द पेयर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ और जीन आर डिसिमिलर, यानी दोनों सिमिलर नहीं होंगे, तब उस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइजस कंडीशन। हेट्रोजाइजस कंडीशन में हम सिर्फ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिखेंगे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो अगर आप समझे बात को, जो मेंडल अंकल थे उन्होंने कहा था कि आप जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव का जब भी हम लिखेंगे साथ में, तो जो डोमिनेंट वाला है हम उसे आगे लिखेंगे। तो अब हम इसको स्मॉल टी और कैपिटल टी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट रहेगा, रूल ऑफ इनहेरिटेंस के अगेंस्ट रहेगा। इसलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक है और ऊपर एग्जाम्पल दो हैं, समझिए आप। तो अब क्या है, अब हमने क्या बात कर रहे हैं, होमोजाइजस कंडीशन। होमोजाइजस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब सिमिलर पेयर हो, तो हमने पेरेंटल जनरेशन ले ली,
यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों। अब हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं P1। P1 यानी पेरेंटल जनरेशन। एग्ज़ाम में आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, पर जब आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन पूछा जाए तो आपको पूरा लिखना है कि ये पेरेंटल जनरेशन है। डोंट राइट जस्ट P1। ओके, सो ये P1 है। अब हम इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे। अब मेंटल अंकल ने जो कहा था वो कहते हैं क्रॉस। क्रॉस यानी उनका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। उन्होंने उस समय जैसे फैक्टर को जीन पहले जीन को उन्होंने फैक्टर कहा था, ऐसे ही उन्होंने रिप्रोडक्शन को क्या कहा है, क्रॉस। तो दोनों का मतलब सेम है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा हुआ आ जाए या क्रॉस लिखा हुआ आ जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे गेमिट फॉर्मेशन होगा। तो गेमिट फॉर्मेशन में हमेशा एक पेयर बाहर आएगा। तो अगर हम इसको 2T लिखेंगे और इसको 2 स्मॉल टी लिखेंगे तो भी वही बात रहेगी, यानी ये हमने इसको अलग अलग कर दिया। और जब दोनों जबकि सेम है, इसलिए हम यहाँ पे अभी इसको क्या शो कर रहे हैं, सिर्फ एक बड़ा टी और एक छोटा टी। इतना समझ में आ रहा है। और जब ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन हो गए तो हम यहाँ लिख देंगे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, है ना। और जब हम गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो दोनों में से एक एक जो है कैरेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं एक एक जीन आया। तो जब ये जीन आपस में मिले तो इन्होंने बनाया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब आप बताइए ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है हेट्रोजाइजस। ठीक है, कि जब दो डिसिमिलर पेयर ऑफ अ जीन आएंगे तो हम उसे हेट्रोजाइजस कंडीशन कहेंगे। तो अब हमने ये दो अलग अलग स्पीशीज़ यानी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव का जब क्रॉस करवाया तो ये एक जो डोमिनेंट बना है यानी ये भी टॉल होगा। अब इसका आप कारण बताइए। हमने ऊपर क्या सपोज करा था कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो कैपिटल टी से शो करेंगे और जो कैपिटल टी है वो टॉल है। सो हमेशा ध्यान रखना। अब समझिए एक एग्जांपल से समझिए कि ये चिंटू है और ये मिंटू है। अब आप बताइए इनमें से बड़ा कौन है। तो सपोज कर लेते हैं हम कि ये बड़ा है। तो जो बड़ा है, जो ताकतवर है, जब तक वो रेसेसिव वाले के साथ है यानी चिंटू, जब मिंटू चिंटू के साथ है तो हमेशा मिंटू आगे रहेगा। यानी क्या कि कोई आपसे बात करने आया तो चिंटू से कोई नहीं करेगा, मिंटू से करेगा। अब आप समझिए कि जब मिंटू साथ है तो चिंटू कुछ नहीं कहेगा, और जैसे ही मिंटू गया यानी डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, और अगर चिंटू के साथ उसके जैसा ही कोई चिंटू आ गया तभी जाकर जो चिंटू है यानी जो सी है वो शो होगा। यानी जब तक मिंटू उसके साथ है, यानी जब तक एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक रेसेसिव कैरेक्टर के साथ है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जब दो चिंटू यानी दो रेसेसिव कैरेक्टर साथ में रहेंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अब यही चीज़ आप इस चीज़ में समझिए कि ये हमने डोमिनेंट लिया यानी ये मिंटू है, और ये जो डॉर्फ है यानी जो छोटा टी है हम वो चिंटू है। तो अब आप यहाँ बताइए कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर शो होगा, डॉर्फ यानी छोटा वाला या फिर टॉल वाला यानी लंबा वाला। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मिंटू यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है, इसलिए ये भी टॉल होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, जब दो अलग अलग स्पीशीज़ का जब हमने क्रॉस करवाया तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड, यानी जो उनका प्रोजीनी या ऑफस्प्रिंग, प्रोजीनी या ऑफस्प्रिंग दोनों बोल सकते हैं आप, प्रोजीनी या ऑफस्प्रिंग दोनों चलता है। तो वो कौन सा हुआ, वो हाइब्रिड हुआ। हाइब्रिड क्यों हुआ, क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज़ का हमने क्रॉस करवाया, इसलिए उन दोनों के कैरेक्टर्स जो है इस स्पीशीज़ के अंदर मिलेंगे, इसलिए उसे हमने हाइब्रिड कहा। अब हमने क्या कहा कि जब यही जो यहाँ पे हमारी एक ऑफस्प्रिंग बनी है हमने इसको कहा F1 जनरेशन यानी फीलियल जनरेशन। आप जो है अपने जो डिस्क्रिमिनेशन लिखेंगे तो उसके अंदर ये F1 की जगह आप फीलियल जनरेशन लिखेंगे। अब जब हमने फीलियल जनरेशन के कैरेक्टर्स लिए दोनों, और दो उनके जो प्लांट लिए फीलियल जनरेशन के, और जब उन दोनों का क्रॉस करवाया, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन करवाया, तो क्या हुआ, ये अभी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है ना, अपना हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी दो डिसिमिलर प्लेयर है। यानी इनके जो गैमेट फॉर्मेशन है वो कैसे होंगे आप समझिए। मान लीजिए ये मेल है और मान लीजिए ये फीमेल है ना, तो ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स। अब
अब इसको कैसे लिखेंगे कि बहुत इजी तरीके से सारा काम हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो समझिए कि जब इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो गैमेट फॉर्मेशन में जो मेल है उस उनके क्या हुआ, उनके इसमें से आया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का जो है गैमेट बना। यानी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जब आपके पास दो अलग अलग कैरेक्टर्स है, होमोजाइगस कंडीशन में हमारे पास एक था इसलिए हमने एक पेयर लिया था। तो अब सेम फीमेल के साथ है, फीमेल के पास भी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव कैरेक्टर है। अब हमने इसको क्या करा, एक बॉक्स में बंद कर लिया। बोले भैया हम तुमको जाने नहीं देंगे जब तक तुम बना नहीं लोगे अपना ऑफस्प्रिंग। अब ये क्या हुआ, हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब बॉक्स में बंद करने के बाद क्या हुआ, अब आप समझिए कि ये एक टी है और ये कैपिटल टी है, यानी दोनों डोमिनेंट है। इन दोनों को हम लिखेंगे इस बॉक्स में, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब समझिए कि ये वाला जो टी है यानी डोमिनेंट वाला टी है और जो रेसेसिव वाला टी है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। फिर हमने जो क्या करा, ये वाला जो स्मॉल टी है यानी रेसेसिव है, हमने उसको जो है हमारे डोमिनेंट वाले के साथ जब क्रॉस करवाया तो हमने पाया कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। अब बताइए हमने आगे टी क्यों नहीं लिखा। तो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि जब भी मेंडल अंकल ने कहा है कि जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में रहेंगे तो आगे डोमिनेंट आएगा, है ना। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे स्मॉल टी है यानी रेसेसिव है, यहाँ भी स्मॉल टी है यानी रेसेसिव है। तो दोनों का क्या होगा, यानी क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल टी आ गया। अब आप मेरे को बताइए, जब हमने इसको पेरेंटल जनरेशन कहा, हमने इसको फिलहाल जनरेशन कहा, फर्स्ट फिलहाल जनरेशन यानी F1, तो अब ये जनरेशन कौन सी होगी, तो ये जनरेशन होगी F2 जनरेशन। अब बात आई कि भैया यहाँ पे हमको फिर से दो कैरेक्टर दिखने को मिले जो हमने पेरेंटल जनरेशन में पाए थे, यानी जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। यानी क्या पाया हमने कि जब दो होमोजाइगस पेरेंट्स आपस में क्रॉस करें और एक हाइब्रिड यानी F1 जनरेशन बनाए तो जो स्मॉल टी वाला जो कैरेक्टर रहेगा वो F1 जनरेशन के अंदर शो नहीं होगा। और वो जो कैरेक्टर है वो शो कब होगा, जब उन दोनों को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाएं। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, यानी जो उनका फ्लावर है उसके अंदर उनका पोलन गिराएं। तब क्या होगा कि जो अपना कैपिटल मतलब जो हमारा हाइब्रिड है, जब उनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वो चार ऐसे प्लांट बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा, दो प्लांट उनके जैसे ही रहेंगे यानी F1 जनरेशन के ही रहेंगे और दो प्लांट वो रहेंगे जो उनके जो पेरेंट जनरेशन थी उनके जैसे दिखेंगे। तो हमने क्या पाया कि जो हमारी F1 जनरेशन है उसके अंदर रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं हो पाएगा, पर जब F2 जनरेशन के अंदर उनका सेल पॉलिनेटेड करवाएंगे, सेल पॉलिनेशन करवाने के बाद वो जो रेसेसिव जीन था वो जो शो नहीं हुआ था वो F2 जनरेशन के अंदर शो होगा। यानी इससे एक और लॉ हमारा साबित होता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी क्या कि भले ही F1 जनरेशन के अंदर रेसेसिव नहीं दिखा यानी सप्रेस हो गया, सप्रेस हुआ यानी मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ है, वहाँ सप्रेस हुआ है। यानी जब भी उससे चांस मिलेगा अपने आप को शो करने का तब वो शो होगा। यानी किसी भी दूसरे कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट है उसकी वजह से रेसेसिव को कोई नुकसान नहीं होगा और वो इंडिपेंडेंटली जब भी उसे चांस मिलेगा वो अपने आप को शो करेगा। ये हमारा एक लॉ हमने और पास कर दिया, है ना। अब एक लॉ हमने इसमें से एक और आ जाता है कि जब हमारे जो यहाँ पे हमने गैमेट फॉर्मेशन करवाए थे तो इसमें हाफ हाफ आ रहा था। यानी क्या होता है कि जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं, हाइब्रिड यानी F1 जनरेशन, तो उस हाइब्रिड के अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। यानी लॉ ऑफ असॉर्टमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो किसी भी गैमेट का जो है आप वापस से गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे तो वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे, अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। और हम इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। और यहाँ पे एक और हमारा लॉ साबित होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी एक कैरेक्टर यानी जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव कैरेक्टर के साथ रहेगा तब तक वो अपने आप को शो नहीं करेगा F1 जनरेशन के अंदर।
जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पेरेंटल से F1 जनरेशन जब बना रहे हैं, हम होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस कंडीशन ला रहे हैं, लाए हम, तो क्या हुआ कि हमने यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन बनाई। जब हम इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखते हैं तो एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, यानी सिर्फ डोमिनेंट वाला जो है शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ सीखा था कि जब तक मिंटू साथ में है, जब तक चिंटू अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब तक F1 जनरेशन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डोमिनेंट वाला शो होगा पर रेसेसिव नहीं होगा। पर जब हम उनका सेल पॉलिनेट करवाएंगे, जब सेल पॉलिनेशन करवाएंगे, तब जो उनका जो अपना ऑफस्प्रिंग बनेगा उनका, यानी F2 जनरेशन बनेगा, तो वो उस F2 जनरेशन के अंदर रेसेसिव वाला शो होगा। यही हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। तो हमने यहाँ मेंडल्स के तीनों लॉ पढ़ लिए, उसके साथ हमने जो है 9.3 वाला डायग्राम भी समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट डायग्राम रहेगा ये वाला, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। समझ में आ गया हो तो एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा ड्रॉप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।